करतारपुर साहिब में पंजाब के सीएम चन्नी ने टेका माथा, साथ गए 3 मंत्रियों ने भी झुकाया शीश। सीएम ने दी प्रकाश पर्व की बधाई। हरसिमरत बादल इस बार नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सुखबीर बादल ने किया साफ। बठिंडा से मौजूदा सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल। प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा ने बनाया एक्शन प्लान, 4 जिलों में लागू हो सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम के लिए दी गई सलाह। गोहाना में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे किसान, लगातार बढ़ रहे हैं पराली जलाने के मामले। कृषि विभाग ने 22 किसानों पर लगाया जुर्माना। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में 19 नवंबर को होगी नाम चर्चा। डेरा संस्थापक शाह मस्ताना के अवतार दिवस पर होगा कार्यक्रम। कोरोना के चलते लंबे वक्त से नहीं हो रहा था कोई बड़ा कार्यक्रम। हिमाचल में आज से शुरू हुई वार्षिक परीक्षाएं, 12वीं के छात्रों ने दी फर्स्ट टर्म की परीक्षा। दूसरे सेशन में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र देंगे परीक्षा। 10वीं कक्षा के छात्रों की 20 नवंबर से परीक्षाएं। यमुनानगर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार चालक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा, काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया कार सवार। हादसे का वीडियो भी आया सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बिक्रम मजीठिया की एप्लीकेशन का पंजाब सरकार ने विरोध किया। पंजाब सरकार की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने अपना पक्ष रखा। 6 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। पंजाब में हजारों करोड़ के ड्रग कारोबार को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कई बार वो जुबानी हमला कर चुके हैं। इससे पहले श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले में पक्ष बनने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसी अर्जी पर सुनवाई हुई है। पंजाब ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बिक्रम मजीठिया की एप्लीकेशन का पंजाब सरकार ने विरोध किया। पंजाब सरकार की ओर से दुष्यंत दवे ने अपना पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से उमेश शर्मा जुड़े हैं। उमेश, पंजाब ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ बेहद खास रहा इस मामले में? देखिए, 2 बातें यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जो पंजाब ड्रग्स मामला और बिक्रम मजीठिया की जो एप्लीकेशन है, क्योंकि ड्रग्स का मामला है और बिक्रम मजीठिया ने इसी मामले में अपने आप को पार्टी बनाने के लिए जो एप्लीकेशन दाखिल की थी, दोनों पर एक साथ सुनवाई होनी थी और सुनवाई छोटी हुई। जिसे हम कहें तो पंजाब सरकार की तरफ से दुष्यंत दवे, हमने सुबह ही बता दिया था कि दुष्यंत दवे जो एक भारतीय वकालत में एक जाना पहचाना नाम है, बड़ा नाम है उनका, वो पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये आज जो सुनवाई हुई है छोटी और संक्षिप्त, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। दुष्यंत दवे ने कहा कि हम बिक्रम मजीठिया की जो एप्लीकेशन है उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे। तो बिक्रम मजीठिया के जो एडवोकेट हैं, आर.एस. चीमा सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो जस्ट हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, पहले अगर कोर्ट परमिशन देगा हम अपनी बात रख लें, उसके बाद आप विरोध कर सकते हैं। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही जब जो बातें होती हैं कि एसटीएफ की रिपोर्ट या तमाम जो सीलबंद रिपोर्ट है उसको खोलने की बात, तो कोर्ट नई बेंच है, जस्टिस अगस्टिन मसीह और जस्टिस संदीप मोदगिल जो नए आए हैं इस बेंच में शामिल हुए हैं, नई बेंच है। तो कोर्ट ने कहा कि हमें ये मामला भी पढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई नई बेंच आती है तो इस मामले की गहराई और जो तथ्य हैं और जो फाइलें हैं वो पढ़नी होती है। तो साफ कहा कि अभी नई बेंच है, इसलिए हमें इसको पढ़ना होगा। हालांकि जो एडवोकेट नवकिरण सिंह है उन्होंने ये कहा कि छोटी डेट दी जाए, सोमवार को भी दे सकते हैं, तो लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, केस बड़ा है, पुराना केस है, 2013 का केस है चल रहा हुआ, तो हमें पूरा इसमें विस्तार में पढ़ना होगा, जो फाइलें हैं इस केस के सारे फैक्ट पता होने चाहिए। इसलिए 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो क्लियर कर दें कि जो बिक्रम मजीठिया की पिटीशन है, एप्लीकेशन, उस पर भी अभी सुनवाई होनी है और जो पूरा ड्रग्स मामला है उस पर भी 6 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ओवर टू यू सुदेश। जी,
शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के। तो पंजाब ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिक्रम मजीठिया की तरफ से एप्लीकेशन लगाकर कहा गया था कि इस मामले में उनको पार्टी बनाया जाए, पक्ष बनाया जाए। पंजाब सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। सीधे आपको ले चलते हैं आप नेता हरपाल चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के वंडूगा सो मेरा कहण दा भाव हजे तक 12,000 नहीं पहुंचा सी, कहंदे 17,000 देवांगे। बिल्कुल नगूणी जी राशि जिहड़ी आ सरकार दे रही आ। आम आदमी पार्टी मंग करदी आ कि 100% जिहड़ी किसान दी फसल तबाह होई आ ਉਹਦਾ 100% मुआवजा होवे। और दूजे पासे कल मैं देख रहा सीगा सरकार वालों प्रैस नोट जांदागा कि जिहड़े पराली नूं लैके किसानां ते परचे दर्ज होए सी सारे वापस लवांगे। ਉਹ परचे किहने कीते सीगे? ਕੀ ਉਹ ਪਰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਚੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਊਗੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਗੂਣੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਫ ਹੋਈ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਢੰਡੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਢੰਡੋਲੀ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰੂਗੀ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟੂਗਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰੂਗੀ? ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ
ਡੇਟ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ मामले। तो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की तरफ से किसानों के कर्ज माफी का जो वादा किया गया था, उसी पर गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से हरपाल चीमा ने लगाया कि कर्ज माफी का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि सरकार में थोड़े ही दिन बचे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुखपाल खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने खैरा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया था। 7 दिन के रिमांड के बाद आज एक बार फिर से किया गया, जहां से सुखपाल खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने खैरा को न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया था और 7 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में पंजाब के सीएम चन्नी नतमस्तक हुए। उनके साथ 3 मंत्रियों ने भी अपना शीश नवाया। सीएम चन्नी ने गुरुद्वारा साहिब में पूजा किया, अरदास की। बाबा नानक की धरती पर सीएम ने संगत को बधाई भी दी। कल करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुला है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के मद्देनजर दोनों देशों के बीच करतारपुर खोल दिया गया है, जिसके चलते अब दर्शन के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण ये करीब 20 महीनों से बंद था। पीछे बड़ी खबर हरियाणा से, जहां प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। 4 जिलों में इवन फॉर्मूला लागू हो सकता है। 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम के लिए सलाह दी गई है। 21 नवंबर तक हरियाणा में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ होगा।
निजी उद्योगों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। 21 नवंबर तक दिल्ली से लगते 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा खुले में कचरा डालने की जो गतिविधियां हैं उन पर भी रोक रहेगी। एनसीआर में निर्माण कामों पर भी रोक लगा दी गई है। राजधानी के साथ लगते हरियाणा के जिलों में भी दम घुट रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हरियाणा ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 4 जिलों में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हो सकता है। हमारे के साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, प्रदूषण न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए बल्कि दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के कई जिलों के लिए भी गंभीर समस्या बन चुका है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से क्या प्लान तैयार किया गया ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके? बिल्कुल सुदेश, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण फैला है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीर है इस मामले को लेकर के, तो दिल्ली के साथ लगते 4 जिले जो कि हरियाणा के झज्जर है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है और सोनीपत है, ये 4 जो जिले हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर है मामला। क्योंकि इसीलिए अब तैयार किया गया है, वो यही प्लान तैयार किया गया कि वहां अभी जैसे 17 नवंबर तक जो पाबंदियां लगाई गई थी, स्कूल बंद किए गए थे, निर्माणाधीन कार्य पर रोक लगाई गई थी, उसी तरह से अब उसको 21 दिया गया है और अगले हफ्ते ये भी सरकार विचार कर रही है कि जो 4 जो जिले हैं उनमें ओड इवन लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो बड़ा कदम होगा। और जिस तरह से विचार हो रहा है कि वहीं 15 साल के जो डीजल के वाहन हैं या 10 साल के जो पेट्रोल के 15 साल के और डीजल के 10 साल के जो वाहन हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रदूषण को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं ये एक पूरी रस्साकसी हो रही है। और अभी 21 तारीख तक का ये फैसला लिया गया है कि 21 तारीख तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। उसके बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा और अगर ये ठीक होता है मौसम तो उसके अनुसार ही आगे एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद अंकित। जानकारी के लिए तो सरकार की तरफ से एक्शन प्लान पूरा तैयार है, एक्शन मोड में है ताकि प्रदूषण पर नकेल कसी जा सके और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का ये असर कि अब सभी सरकारें संजीदा होती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर किसान अभी भी पराली जला रहे हैं। गोहाना में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 60 मामले यहां से सामने आ चुके हैं और कृषि विभाग ने 22 किसानों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अब तक कुल 50,000 किसानों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, उसके बावजूद भी किसान बाज नहीं आ रहे, मनमानी की जा रही है। गोहाना में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आर्थिक जुर्माना लगाने के बाद भी ये मामले बढ़ रहे हैं। जहाँ मशीन की कटाई बिना एसएमएस के रही है, वहाँ आगजनी की घटनाएं ज़्यादा रही हैं। तो इसलिए इस बार अंदाजन 60 के आसपास हमारे अभी तक जो अरसक से लोकेशंस आई हैं और उन पे 22 पे फाइन किया गया है। और हमारा किसान भाइयों से यही बार बार में अनुरोध है कि भाई वो जब भी अगर मशीनरी से ही हमने अपनी कटाई करवानी है तो एसएमएस के साथ करवाएं, ताकि बाद में किसान भाइयों को अपनी अवशेषों का प्रबंधन करने में दिक्कत ना आए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।